देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आंखें नम हैं, लेकिन अगर बात की जाए, एक ज्वाला धधक रही है पूरे देश में। नमस्कार, स्वागत है आपका। वर्क फ्रॉम होम नहीं, अब सेव योर ओन होम की बात कर रहे हैं हम, और इसमें पूरी फौज तैयार है, तैनात है। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से TV9 भारतवर्ष में स्वागत है। इस वॉल पर मैं जा रहा हूं, आपके सामने एक बड़ी चीज दिखाने जा रहा हूं। यहां पे आज देश का सबसे बड़ा सर्वे हम करने जा रहे हैं। एक ऐसा सर्वे जिसमें चीन को लेकर देश के न सिर्फ मन को टटोला है, लेकिन देश में जो आग धधक रही है वो स्क्रीन पर आंकड़ों की जुबानी आएगी। लेकिन उससे पहले मैं सीधे जाऊंगा आपको और बताना चाहूंगा इस क्षण की, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। रक्षा मंत्री की 3 दिन में तीसरी बड़ी बैठक। ब्रेकिंग न्यूज। बैठक में CDS और तीनों सेना प्रमुख शामिल। LAC के हालात पर वॉर रूम में हर पल पर नजर। वॉर रूम में हर पल पर नजर, यानी कि 24 घंटे वॉर रूम एक्टिव। सुमित चौधरी मेरे साथ हैं। सुमित, 3 दिन में 3 बैठक, वॉर रूम में हर पल पर नजर, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए निशांत, निश्चित तौर पर कल की बैठक के अंदर यह तय किया गया था निशांत कि अगर हमें अपने 24 घंटे में हमें स्ट्रैटेजिक एसर्ट्स को मूव करना हो तो हम कहां पर करेंगे और कहां पे है उसका, और उसी का अपडेट आज फिर रक्षा मंत्री को ना सिर्फ CDS ने बल्कि तीनों चीफ ने दिया। हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न लद्दाख के दूसरे, क्योंकि चीन ना सिर्फ LAC में बल्कि दूसरी जगहों में भी हरकतें कर रहा है, तो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस में स्ट्रैटेजिक एसर्ट्स को कहां मूव किया जाए। इसके अलावा खासतौर पर जो आपने बात कही, निश्चित तौर पर वॉर रूम के अंदर हर चीजों की जानकारी ली जा रही है, और यह जानकारी रक्षा मंत्री ने कल प्रधानमंत्री को भी दी थी कि क्या हमारी तैयारियां हैं पिछले 24 घंटे में। और अब उस बात को तीसरा दिन हो गया और तीसरे दिन में उस सभी चीजों का जायजा या फिर उन चीजों का रिव्यू मीटिंग आज फिर रक्षा मंत्री ने की तीनों सेना प्रमुख और CDS के साथ। और इसमें यह तय किया गया कि अगर स्टैंड बाय पे अगर कोई भी मोबिलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी तो कितने घंटे में, कितनी कम देरी में हम वो मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। निशांत, सुमित, आप मेरे साथ बने रहिए। अगली ब्रेकिंग लेने से पहले इस वक्त अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं अब जाने वाला हूं बिग वॉल पर, लेकिन उससे पहले हमारे खास मेहमान स्क्रीन पर हमारे साथ हैं और आप सभी लोगों को यह शो समझाना बहुत जरूरी है। मेरे साथ हैं पुष्पेश पंत, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक ऐसे व्यक्ति जो वाकई में एक एक चीज को छान कर आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ हैं फॉर्मर डिप्लोमेट अशोक सज्जनार, बहुत शानदार बोलते हैं, एक एक एनालिसिस इनका एकदम गोली की तरह होता है। मेरे साथ हैं मेजर जनरल के सिन्हा, उस टेरेन में काम कर चुके हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं और चीनियों के दोगलेपन को अच्छे तरह से एक्सपोज करना भी जानते हैं। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल VK चतुर्वेदी, आपका भी स्वागत है, आज बड़े दिनों के बाद आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं शरद कोहली, क्योंकि हम ये जानना चाहेंगे बॉयकॉट चाइनीज गुड कितना सच है, क्योंकि अभी रेलवे ने भी ऐसा फैसला किया है। और आपके सामने है युक्तेश्वर कुमार, जो सिनोलॉजिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, पत्रकार हैं, और आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बिग वॉल पर चलते हैं। इस वक्त देश का सबसे पहला सवाल क्या है, आप सब बताइए मुझे, क्या है देश का इस वक्त का सबसे पहला सवाल? देश का पहला सवाल बिग वॉल पर, यहां पर आपके सामने सबसे पहला सवाल मैं चाहूंगा तुरंत इस सवाल को लेकर आए। हमारा पहला सवाल है चीन के धोखे पर सर्वे। क्या देश इस बार चीन को सबक सिखाने का मन बना चुका है? हाँ 75%, नहीं 15%, कह नहीं सकते 10%। हाँ 75%, नहीं 15%। मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास, लेकिन उससे पहले क्या देश इस बार चीन को सबक सिखाने का मन बना चुका है? ये 75% जो कह रहे हैं, इनमें ये चीनियों ने तो नहीं कहीं इन्वॉल्वमेंट दिखाया है, ये बड़ा सवाल है। खैर, सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास। जनरल के सिन्हा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा वेरी क्विकली, इस सवाल पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये क्या देश ने मन बना लिया है फुल एंड फाइनल चीनियों को सबक सिखाने का, और क्या रूप होना चाहिए सबक का? आपसे मेरा सवाल है। देखिए निशांत जी, ये तो आप समझ लें, क्योंकि प्रधानमंत्री जब आकर के बोलते हैं, 2 चीजें उन्होंने बोली है और उनका ध्यान रखें। जो हमारे खून बहे हैं 20, उसका एक कतरा भी जाया नहीं जाएगा। और दूसरी बात जो उन्होंने बोली है कि चीजें अब बदल चुकी हैं और 1 इंच भी हमारे सरहद के ऊपर में
या भारत के हित में कुछ होता है तो उसका चोट बहुत बड़ा आघात से होगा। जब ये सरकार मन बनाती है, देखिए देश तो तैयार उस समय खड़ा होता है और देश की मन उस समय बनती है जब पूरी तंत्र, जो देश की तंत्र है, बहुत सारी तंत्र है जिसमें आर्म फोर्सेस भी एक तंत्र का हिस्सा होता है, मगर सबसे बड़ा है इंपॉर्टेंट लीडरशिप। और जब ये लीडरशिप बोलता है जिसने अपने को प्रूव किया हुआ है, ये खोखली बात करने वाला लीडरशिप नहीं है आज के दिन में। जब 5 अगस्त को बोला जाता है पीओके के बाद, मतलब आपका वो भी होता है एक्साइज चिन्ह एरिया जिसको हमने खोया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या बातें हो रही हैं। जस्ट स्टॉपिंग यू, पार्डन मी सर, मैं आपको रोक रहा हूं। मेरे सामने इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज, और आप सभी लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि जब देश में हम नॉर्मल जगह मूवमेंट नहीं कर सकते तो हमारे देश के, बल्कि हमारे चैनल के कोरोना वॉरियर रिपोर्टर्स ले पहुंच चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय उनके सहयोगी कैमरामैन की। ये ले से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका मैं स्वागत कर रहा हूं। अभिषेक, स्टैंड बाय। आपके पीछे की शांति क्या किसी तूफान का इशारा है? वो सवाल लेने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज नंबर 2 स्क्रीन पर दिखाएं। सबसे पहले मेरे सामने ब्रेकिंग नंबर 2, एलएसी पर भारत की ओर से जबरदस्त डिप्लॉयमेंट। इसको 50-50 में विजुअल के साथ प्ले करें तुरंत। एलओसी पर सेना हाई अलर्ट पर, एलएसी पर भारत की ओर से जबरदस्त डिप्लॉयमेंट और एलओसी पर सेना हाई अलर्ट पर। ये देखें आपके सामने तस्वीरें हैं, ये देखें, ये गाड़ियां जा रही हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हम कोई भी इंटेलिजेंस इनपुट डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, ये विजुअल्स हैं। हम ऐसी कोई भी चीजें नहीं दिखाएंगे, ऐसी कोई भी चीजें नहीं दिखाएंगे जिससे कि दुश्मन को पता लगे कि हमारे ट्रूप्स का मूवमेंट क्या है। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने मैं चाहूंगा, एलएसी पर भारत की ओर से जबरदस्त डिप्लॉयमेंट, और ये जहां तक मुझे लगता है ये टैंकर जा रहे हैं। सुमित चौधरी, आपके सामने स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या जा रहा है? वेरी क्विकली मुझे समझाइए। देखिए निशांत, निश्चित तौर पर मूवमेंट को 2 भागों में बांटा जाता है। यानी पहली मूवमेंट, क्योंकि जब ये पूरी चीजें आई, स्टैंड ऑफ हुआ है, चीजें आई, तो पहली थी मिरर मूवमेंट, यानी जो डिप्लॉयमेंट। होल्ड योर थॉट, एक मिनट, मैं चाहूंगा कि इसके पीछे सिर्फ सुमित का ऑडियो दिया जाए, ये पूरा विजुअल और ब्रेकिंग बगल में दिखाया जाए। और सुमित मुझे बताइए, ये टैंक्स का मूवमेंट है क्या? देखिए निश्चित तौर पर मैं आपको वही कह रहा था कि पहली डिप्लॉयमेंट होती है मिरर डिप्लॉयमेंट, यानी जितने सैनिक चीन के थे उसी के बराबर की डिप्लॉयमेंट की गई। लेकिन पिछले कई दिनों से हमने देखा कि चीन जो है एक तरफ पीस बहाली की या फिर शांति बहाली की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ 15 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से यह तय किया गया कि पूरे एलएसी के ऊपर डिप्लॉयमेंट को ज्यादा किया जाए। और ये तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं वो यही तस्वीरें हैं कि कैसे डिप्लॉयमेंट को लेकर लगातार लॉजिस्टिक्स को बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि ना सिर्फ आपके लिए डिप्लॉयमेंट आपके हथियार होते हैं, बल्कि आपकी रसद होती है, खाने पीने का सामान होता है, और ऐसे इलाकों में जहां पर टेम्परेचर माइनस में होता है, यहां पर आपकी क्लोथिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीजें हमारे सैनिकों को कोई कमी ना हो, इसकी पूरी चीजों की हिसाब दिया जा रहा है और इस चीजों का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। निशान, सुमिता मेरे साथ बन रही है। अभिषेक, सीधे फुल स्क्रीन पर अभिषेक को दिखाइए। लेह में पहुंचे हैं अभिषेक, सो प्राउड ऑफ यू, गर्व है हमें आप पर भी। और अभिषेक मुझे बताइए, आपके पीछे अपनी आंखों देखी, अब आप बेहतर बता सकते हैं वहां पर क्या हाल है, बताइए अभिषेक। निशांत, देखिए इस समय हम लेह में हैं। ये जो पीछे आपको पूरा इलाका दिख रहा है, आज हम गए हैं निशांत, हम पैंगोंग लेक की ओर जाने वाला रास्ता है और जो दौलत बेग ओल्डी की ओर जाता है, हम वहां तक गए जहां तक एजेंसियों ने अलाउ किया, वहां तक हम गए। और मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि इसमें 2 राय नहीं है कि जो फ्रंट सेक्टर है वहां पर मूवमेंट है, फौजों का मूवमेंट है, उसको और ज्यादा रीइंफोर्स किया जा रहा है। हमने खुद देखा इस तरह का मूवमेंट, रास्ते भर में हमने देखा, उसको रीइंफोर्स किया जा रहा है। लेकिन उसके भी अलग अलग आयाम हैं। यहां पर जो दौलत बेग ओल्डी की जहां हम बात कर रहे हैं, दौलत बेग ओल्डी में हमारी जानकारी ये है कि बाकायदा इस तरह की तैयारियां हैं जिसमें कि चिनूक से लेकर के और ग्लोब मास्टर तक, जिस तरह की चाहे वो अगर हमको कोई किसी तरह के आक्रमण के लिए चाहिए,
साजो सामान ले जाने के लिए चाहिए, हर तरह की चीजों के लिए इंतजामात यहाँ पर हैं, कब पहुंचाया जाएगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जो मैंने देखा है मैं बता दूं आपको, ये जो सड़क बीआरओ बना रहा है हिमालय से जो माफ कीजिएगा हिमाचल से कनेक्ट करती है लेह को, उस सड़क का जो काम है वो भी बहुत तेजी से चल रहा है। हिमाचल से जो लेह को कनेक्ट करती है, अगर वहां से मूवमेंट कराने की जरूरत मैं चाहूंगा अभिषेक तो के बगल में वो जो ट्रूप्स का मूवमेंट का विजुअल है वो दिखाएं। अभिषेक मुझे एक चीज समझाएं, लोगों की क्या बात है, लोग क्या कह रहे हैं वहां पर, लोगों का जो दिल की धड़कन है वो क्या कह रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितना फर्क आया, सब बताएं। देखिए मैं आपको कह रहा था कि दारचा से लेकर के, दारचा यानी कि हिमाचल से लेकर के और लेह तक वो जो सड़क कनेक्ट करती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका सीधा सा आशय ये कि हिमाचल से मूवमेंट कभी भी लेह तक किया जा सकता है, रीइंफोर्समेंट कभी भी किया जाता है। और जो दरबुक से सड़क जाती है दौलत बेग ओल्डी तक 258 किलोमीटर लंबी सड़क है, उस पर भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। मैं आपको बताऊं जो यहां आकर के देखा है हमने, कुल 61 सड़कें ऐसी हैं भारत और चीन के बॉर्डर पर जिनको कि बीआरओ बना रहा है, और इसमें से 75% का काम पूरा हो चुका है। और चीन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि भारत ने इतनी अच्छी कनेक्टिविटी कर दी है निशांत एलएसी तक कि किसी भी सूरत में कभी भी रीइंफोर्समेंट बहुत ही तेजी के साथ पहुंचाया जा सकता है। और अभी मैं आपको ये पूरा एरिया दिखा रहा हूं, हम आज पूरा देख करके आए हैं। यहां से हम पेंगोंग लेक की तरफ गए, वहां पर हमने पूरा जो मूवमेंट है देखा, जिस तरह से आर्मी की मूवमेंट में सक्रियता है वो देखा, आम लोगों से भी बातचीत की है। सबके जहन में ये बात है कि इस बार जो है भारत की जो तैयारी है वो बड़ी पुख्ता, और तैयारी दो स्तर पे, देखिए बात समझने वाली है, तैयारी सिर्फ मिलिट्री स्तर पर नहीं है, तैयारी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हिमाचल से लेह को कनेक्ट करने वाली सड़क, दरबुक से लेकर के दौलत बेग ओल्डी को कनेक्ट करने वाली सड़क, इन सड़कों का निर्माण जिस तेजी से पूरा हुआ है, और उसके बाद जो फीडर सड़कें बनाई गई हैं, फीडर सड़कें जो एलएसी को कनेक्ट करने के लिए, ये अपने आप में बहुत कुछ। अभिषेक आप मेरे साथ बने रहिए, मैं अपनी टीम से कहूंगा, अभिषेक आप जो जानकारी दे रहे हैं वो अद्भुत है, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं चाहूंगा स्क्रीन पर अभिषेक, सुमित और एकदम से तुरंत ये ब्रेकिंग को लेकर आए, मुझे भले ही ना दिखाएं, मेरे सामने एक ब्रेकिंग है। एलएसी पर भारत की ओर से जबरदस्त डिप्लॉयमेंट, एलओसी पर सेना हाई अलर्ट। ये ब्रेकिंग के साथ अभिषेक और सुमित को दिखाएं, मुझे बिल्कुल ना दिखाएं। सुमित क्विकली मुझे बताएं, हमारी एक डिफेंस शील्ड थी, हम इस दिन के लिए कब से तैयारी कर रहे थे, क्या हम तैयार हैं कि नहीं है, बताइए मुझे। दो फ्रंट से यहां पर खुलती हुई चीजें दिख रही हैं। देखिए निश्चित तौर पर निशांत, टू फ्रंट वॉर के सिनारियो से हम पहले से अवगत थे। आपने देखा कि ऐसा नहीं है कि पहली बार हमारे सामने स्थिति आई, ये बात भारत जानता था कि जब भी ऐसा होगा, चीन के साथ हमारा जब भी क्लैश होगा तो पाकिस्तान उसके एडवांटेज उठाएगा, और पाकिस्तान के साथ हमारा क्लैश होगा तो चीन उसके एडवांटेज उठाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं निशांत, और आपको समझाता हूं कि कारगिल के अंदर जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध में थे, तब भी चीन ने ईस्ट लद्दाख में पैंगोंगसो लेक के पास कुछ ऐसी ही हरकत की थी कि उसने पैंगोंगसो के आसपास के फिंगर 8, फिंगर 7 के आसपास अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी थी। तो चीन भी उस चीज का एडवांटेज उठाएगा और पाकिस्तान भी। मेरे सारे मेहमानों के पास मैं क्विकली जाऊंगा अभिषेक, लेकिन मुझे सच एक बात बताइएगा वेरी क्विकली, फुल फ्रेम पे अभिषेक को देखना चाहूंगा। लद्दाख से हमारे जांबाज रिपोर्टर और टीम और हमारे कैमरामैन है वहां पर मौजूद। अभिषेक, क्या यह कहा जाए कि अगर कोई ये देखना चाहता है कि डिप्लॉयमेंट कैसा हो रहा है तो कुछ समझ में नहीं आएगा, हमारी तैयारी बहुत पुरानी है, अब सब अपना मोर्चा संभाले बैठे हैं। देखिए जो आंखों देखा हाल है वो बता रहा हूं निशांत, हमारी तैयारी बहुत ही बेहतर है, और बेहतर इसलिए कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तेजी से बेहतर किया है। मैं आपको जो कह रहा हूं 61 सड़कें जो बीआरओ बना रहा है, और इसमें से 75% तैयार हो गई हैं। करीब 200 के पुल हैं जो कि तैयार हो गए हैं, और ऐसा रिंचिन का एक पुल है, वो ऐसा पुल है कि T-90 टैंक भी वहां से गुजर जाएगा, और वो पुल जो है अपनी उसकी क्षमता को बियर कर सकता है। ऐसे पुल बनाए हैं, ऐसी सड़कें बनाई हैं। यहां से एक बात और निशांत में जोड़ना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है, दौलत बेग ओल्डी जो सबसे ऊंचाई पर जो एयर स्ट्रिप है, वहां तक पहुंचने के लिए जो सड़क है वो जो बनी है वो अपने आप में अद्भुत है, और वो बताती है कि लेह से कभी भी सेनाओं को वहां पहुंचाया जा सकता है। हिमाचल से सेनाएं जो हैं वो दारचा होते हुए लेह पहुंचाई जा सकती है। तो चीन को, और एक और बात, नेवी को जिस तरह से नेवी को अलर्ट किया गया, मलक्का मेरे साथ मेहमान है, मैं चाहूंगा यहां पर अपने
सभी तरफ से मेहमानों के कोशिश- पास आ रहा हूं मैं क्विकली, और अब मैं मेहमानों पर फोकस करूंगा। सॉरी आपको इंतजार कराया। पॉइंट नंबर 2, 2 ब्रेकिंग आप देख चुके हैं, हम तैयार हैं, लेकिन देश क्या कहता है। सीधे फुटबॉल पर चलेंगे। यहां पर एक बड़ी यहां पर आपसे सवाल है, सीधे चलते हैं। चीन से बदला लेने पर यह सवाल है आपकी स्क्रीन पर, प्ले करें इसको फटाफट। और यहां पर चीन से बदला लेने का सही तरीका क्या हो सकता है? युद्ध 37% कहते हैं, कूटनीति 21%, बहिष्कार 42%, युद्ध, लेकिन युद्ध के भी कई रूप होते हैं। सीधे चलूंगा, यहां पर बात कूटनीति की हो रही है और सारी चीजों की हो रही है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। और अशोक सज्जनार जी, सर वेरी क्विकली, चीन से बदला लेने का क्या तरीका है? जो जनता की राय है, युद्ध 37%, बहिष्कार 42%। हमारे लिए अभी प्रैक्टिकल ऑप्शन क्या है? और न सिर्फ बदला, बल्कि चीन को उसकी हैसियत दिखाने का। वेरी क्विकली सर। देखिए निशान, मेरे विचार से हमको एक हमारे पास विकल्प नहीं है, हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। तो हमको हर एक विकल्प का प्रयोग करना चाहिए कैलिब्रेटेड तरीके से, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से। अभी जो है आपने देखा है, आप बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सीमा के ऊपर बिल्कुल तैयारी हो रही है, बहुत तेजी से तैयारी हो रही है, वो हो ही जाना चाहिए। वो देखिए एक मिलिट्री पोस्चर हमको दिखाना है अपने एडवर्सरी को, जो हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप किसी प्रकार का ऐसा काम करोगे तो उसका आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। उसके साथ साथ आर्थिक रूप से आपने देखा, आपने स्वयं बताया है, चाहे रेलवे कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे टेलीकॉम कॉन्ट्रैक्ट हो वगैरह, क्योंकि ठीक है वहां से बहुत सामान आता है, परंतु कौन कौन सा सामान है हम रोक सकते हैं। तो एक तो सरकार के स्तर पर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम उनको वहां से, और उसका धक्का चीन को बहुत लगेगा। उसके साथ साथ जनता भी इसमें बहुत सरकार का साथ दे सकती है। देखिए बहुत चीजें ऐसी होती हैं, आप देखते हैं छोटी रोजमर्रा की चीजें, चाहे ये सेल फोन है, चाहे ये मूर्तियां हैं, चाहे और प्रकार के किस्म की चीजें हैं, अगर उनको रोका जाए, अगर चीन की आर्थिक स्थिति को धक्का लगे तो वो उसको बहुत गहरी चोट लगेगी। पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। मैं आपको रोकूंगा यहां पर। आर्थिक पर हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मनीष झा स्टैंड बाय, आपका व्हाट्सएप मुझे मिल चुका है। एस जयशंकर साहब का बयान आपने मुझे ट्वीट किया है, मैंने देखा है। मनीष झा के पास मैं आ रहा हूं, लेकिन पुष्पेश सर आपने बहुत सारी चीजें देखी, आपने देखी हैं, पढ़ी हैं, समझी हैं। आपका जो अभी तक का तजुर्बा है वो सर इसके ऊपर क्या कहता है? क्या व्हाट इज द राइट वे आउट सर? क्योंकि यहां पर हम आपकी तरफ इसलिए देखते हैं कि 62 के बारे में आपको अच्छे से पता है, डिप्लोमेसी के बारे में पता है। मैं ये समझना चाहता हूं सर, व्हाट इज द वे आउट? क्या सोल्यूशन है? हम यहां पर बदले की बात कर रहे हैं ताकि देखिए हम दो बातें कर रहे हैं। हम जब बदले की बात कर रहे हैं तो हम उस बदले की बात कर रहे हैं जो चीन ने हम पर आक्रमण थोपा है, हमारी जमीन हथियाने की कोशिश की है, हमारे सैनिक मारे हैं, तो उसका जवाब हम उसको तत्काल देंगे, कुछ समय रुक कर देंगे और किस प्रकार से देंगे। तो वो अपने आप में सबक सिखाना नहीं है, वो तो बदला है, टिट फॉर टैट, कि आपने ये किया, हमने आपको दिखा दिया कि हम अपना बचाव कर सकते हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ सज्जनहार साहब से, जो ये कहते हैं कि हमारे पास जितने विकल्प हैं हमें उन सब का उपयोग करना चाहिए। मुझे ये अच्छा लगा जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, उसमें 37% लोग ही ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमको युद्ध से समाधान चाहिए, क्योंकि युद्ध करना ना हमारे लिए बहुत लाभप्रद होगा और न दीर्घ काल तक उसको जारी रखना वर्तमान आर्थिक अवस्था को देखते हुए, कोविड के संकट को देखते हुए तर्कसंगत कहा जा सकता है। मगर जहाँ तक हमारे पास आर्थिक विकल्प है, उनका भी सज्जनहार साहब ने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया। मुझे लगता है कि जो सरकारी ठेके हैं वो तो रद्द किए जा सकते हैं, मगर वहाँ भी कुछ अटपटी चीज़ें आपको बेचैन करती हैं। जैसे आज घोषणा ये थी कि चीन से आने वाले मोटर गाड़ी के टायरों का आयात बंद कर दिया जाएगा, मगर वो आयात रेसिंग कार्स का, मोटरसाइकिल्स का किया जाएगा, ट्रकों पर ये निषेध अभी लागू नहीं होगा। तो असली कमाई तो चीन की ट्रकों के टायर के निर्यात से होती है ना। और फिर आपने कहा कि हमने BSNL को निर्देश दे दिया है तो 4G के सुधार के लिए चीनी उपकरणों का प्रयोग न करे, मगर क्या ऐसी कोई रोकथाम या निषेध के लिए सलाह निजी क्षेत्र के टेलीफोन का उद्यमियों को दी गई है, जो आज पहले पन्ने पर विज्ञापन छाप रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने हम पर बड़ी कृपा की, संचार मंत्री ने हम पर बड़ी कृपा की, 50,000 करोड़ रुपए का अनुदान हमें दिया है। हमें चाहिए कि इस अनुदान का कोई भी हिस्सा चीन के पास नहीं जा सके। यदि प्रकारांतर से
इसका कहीं भी लाभ चीन को होता है तो वो जो मूर्तियों का जिक्र सज्जनहार साहब ने किया, उनकी तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील जगह में हम चीन को भी जगह बनाने देंगे। मुझे लगता है कि हमको इस बारे में सतर्क रहने की जरूरत है कि राजनयिक विकल्प हमारे बहुत सीमित हैं। जितने आश्वासन हमको चीन देता है वो कभी भी विश्वासघात कर सकता है। 62 से आज तक निरंतर ही हम देखते हैं। पॉइंट नोटेड। इस वक्त बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं मेरे साथ मनीष झा, मेरे साथ इस ग्राफिक्स जो चल रहे हैं इसके बगल में दिखाई। मनीष, एस जयशंकर का जो अभी स्टेटमेंट आया, क्विकली मुझे बताएं। देखिए निशांत, मैं आपको बताऊं कि अभी कर्नल संतोष बाबू के चिताओं की अग्नि भी अभी ठंडी नहीं हुई होगी और हमारे यहाँ एक घरेलू राजनीति का बेहद शर्मनाक चेहरा दिखाई दिया है जब एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि गलवान घाटी में जो हमारे सैनिक गए थे वो क्यों निहत्थे गए थे और आखिर कैसे वो मारे चले गए। इसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल किया कि उनके हथियार कहाँ चले गए थे, जिस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया है कि सबसे पहले फैक्ट को समझिए और फैक्ट ये है कि भारत और चीन के बीच 1996 और 2005 के एग्रीमेंट के हिसाब से वहां पर जो सैनिक होते हैं उनके पास हथियार होता है, लेकिन फेस ऑफ वाली पोजीशन पे जहां सीमा पर दोनों एक दूसरे को फेस ऑफ कर रहे हैं, मनीष हथियार फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाई। यही वजह है कि आज आप गर्व से हमारे सामने सबसे बड़ी खबर है इस वक्त यहां पर स्क्रीन पर राहुल के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब। एलएसी पर तैनात जवानों के पास हमेशा हथियार होते हैं। जवानों के पास हथियार थे लेकिन चलाए नहीं सकते थे क्योंकि ये हमारी नीति है, ये हमारी उनसे संधि है और इसी के चलते हथियार नहीं इस्तेमाल किए गए। मनीष, आपने ये जो जानकारी दी है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट बड़ा ही यहां पर बहुत ही दुखद है। मनीष, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं यहां पर अभी जाने वाला हूं अभिषेक के पास, लेकिन उससे पहले मेरे सामने एक बड़ी खबर और जनरल चतुर्वेदी को तैयार रखिएगा। इस वक्त ब्रेकिंग नंबर 3 मेरे सामने बड़ी खबर एक आ रही है। गलवान घाटी में चीन की धोखाधड़ी बेनकाब। मेजर जनरल स्तर की बातचीत के दौरान भी भारतीय सीमा के अंदर भेजे अपने सैनिक और सामान। सैटेलाइट तस्वीरों में चीनी धोखा साफ दिखाई दिया है। गलवान घाटी में चीन की धोखाधड़ी बेनकाब। मेजर जनरल स्तर की बातचीत के दौरान भी भारतीय सीमा के अंदर भेजे अपने सैनिक और सामान। सैटेलाइट तस्वीरों में चीनी धोखा दिखाई दिया है। सैटेलाइट क्या, हम आपको सीधे तस्वीर दिखाते हैं। सीधे तस्वीर लद्दाख से। ये एक तस्वीर आपके सामने, ये देखें, पहले आप इसको समझें। ये वो पिक्चर्स हैं जो हमारी रिसर्च टीम ने आपको निकाल कर दी है, हमारी प्रोडक्शन टीम ने निकाल कर दी है। ये देखें आप, यानी कि ये डिसाइडेड था कि हर कोई 2-2 किलोमीटर वापस जाएगा। इसको लेकर बातचीत चल रही थी, डिसीजन हो चुका था, लेकिन वो अंदर घुसते जा रहे थे 62 की तरह। बिल्कुल वही रणनीति है उनकी। सीधे चलेंगे, सैटेलाइट पिक्चर्स हटाइए, लाइव पिक्चर्स दिखाते हैं। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ है। अभिषेक, ओवर टू यू क्विकली। मुझे अभिषेक ये बताइए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है अभिषेक, वो ये है कि चीन की धोखाधड़ी निरंतर चल रही है। जनरल चतुर्वेदी को सामने दिखाएं प्लीज। निरंतर चलती जा रही है, यानी कि अब जो हालात हैं उस हालात में हमारी जो क्षमता है और हमने जिस तरीके से अपने आप को डिफाइन किया है वो कितना स्ट्रांग है, ये समझाएं हमारे दर्शकों को। देखिए निशांत, एक बात मैं बताऊं, एक तो ये तरीका होता है मिलिट्री तरीके से जो हम पूरा अपने आप को रीइंफोर्स कर रहे हैं, भारत रीइंफोर्स कर रहा है। मैं लद्दाख में हूं, लद्दाख में जहां पर मैं हूं और जो मैं देख करके आया हूं, मैं पेंगोंग की ओर गया था और काफी दूर तक गया था। जहां तक इजाजत दी वहां तक मैं गया और पूरे रास्ते में जो रीइंफोर्समेंट देखा, जो भारतीय फौजों का मूवमेंट देखा, वो बता रहा है कि चीन के लिए कितना ये जो गलती की है कितनी भारी पड़ने वाली। लेकिन एक बड़ी बात, जो कूटनीतिक लड़ाई होती है, भारत ने ये साबित कर दिया है कि चीन एग्रेसर है। आपने देखा होगा ग्लोबल टाइम्स उनका जो है, उनका जो डेली टाइम्स है, उनका जो डिजिटल टाइम्स है चीन का, उनके तमाम अखबार लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने आक्रमण किया, भारतीय सैनिक उनके यहां घुसे, उन्होंने पहले हमला किया। ये जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है, इस पर भारत ने बेनकाब किया है। चीन का जो झूठ है वो दुनिया के सामने आ चुका है और वो तब आ चुका है जब साउथ चाइना सी से लेकर के और ये जो लद्दाख बॉर्डर पे जो कुछ चल रहा है, जो फिलीपींस के साथ में चाइना का चल रहा है, हर जगह चाइना की तस्वीर एग्रेसर के तौर पे सामने आ रही है। यानी कि जो दूसरों की सरहदों में घुसता है, जो दूसरों की सीमा में अनुचित दखल देता है, जो ताइवान से लेके हांगकांग, चीन का एक परसेप्शन बनता जा रहा है कि चीन एग्रेसर है। क्विकली मुझे एक चीज बताइए अभिषेक, दखलंदाजी करता है, घुसपैठ करता है। जी, आप जहां पर हैं
मुझे ये बताइए, एलएसी डिफाइंड है ही नहीं। एलओसी और एलएसी में जमीन आसमान का फर्क है। एलएसी डिफाइंड नहीं है, लेकिन वहां पर अभी इस वक्त जो ग्राउंड पर हालात हैं, हमारी जो पोजीशनिंग है, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो सेना है, उसके बारे में एक एक तस्वीर पीछे से दिखाइए और बताइए अपनी आंखों देखी। देखिए, दो बातें समझने वाली है। पहली बात तो यह है कि जो गलवान वैली का पूरा इलाका है, यहाँ पर निशांत ये जो घटना घटी है, इसके बाद से यहाँ मूवमेंट और भी ज्यादा हुआ है। जो हमको यहाँ आके पता चल रहा है, और ज्यादा मूवमेंट हुआ है, और ज्यादा तैनाती की गई है, और हथियारों के मामले में और भी ज्यादा, जिसे आप कह सकते हैं कि सीधा जिससे कि एक ताकत का आभास होता है, वो सब चीजें की गई। और ये जो पॉइंट 14 है, और ये जो गलवान और श्योक नदी का संगम है, जहां पर ये सब हुआ है, उसके आसपास भी मूवमेंट काफी बड़ा है। जो मैं आपको बता सकता हूं, इतना ही बता सकता हूं। दौलत बेग ओल्डी जो सबसे सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां भी जस्ट होल्ड योर थॉट अभिषेक, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं क्योंकि यहां पर मेरे साथ जनरल चतुर्वेदी आ गए। जनरल चतुर्वेदी, मेजर जनरल स्तर की बातचीत चल रही थी और चीन एग्रेसिव पोजीशन पीछे से कर रहा था, यानी कि इससे बड़ा धोखा हो ही नहीं सकता। योर टेक सर। निशांत, आप चाइना को कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। इनकी पूरी चाल और चरित्र धोखाधड़ी पर ही निर्भर है। ये आज तक आप इनकी पूरा इतिहास ले लीजिए, ये कभी भी नैतिकता के ऊपर एक प्रोफेशनल आर्मी लड़े हैं। तो जिस आदमी का चाल और चरित्र इस तरह का होगा, तो उसके ऊपर विश्वास करना तो बिल्कुल बेवकूफी है। सर, मैं माफी चाहूंगा, आपका ऑडियो नहीं है क्लियर एकदम, और वीडियो भी नहीं आ रहा है। मैं माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त मेरे सामने, मैं चाहूंगा हमारे सभी मेहमानों को दिखाएं, इस वक्त मेरे सामने एक बड़ा सवाल अभी अभी पॉपअप किया है और इसके जवाब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सारे पैनलिस्ट, मनीष झा स्टैंड बाय, मैं एक बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं। आप अब शरद जी, युक्तेश्वर जी स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी बड़ी खबर यह है, चीन से बदला लेने का सही तरीका क्या हो सकता है। बिग वॉल पर सीधे चलते हैं। यहां पर सर्वे का पॉइंट नंबर 3, चीन से बदला लेने का सही तरीका क्या हो सकता है। इसके बाद क्या चीन से पुराना हिसाब चुकाने का सही टाइम आ गया है? क्या चीन से पुराना हिसाब चुकाने का सही टाइम आ गया है? 87% कहते हैं हां, नहीं कहते हैं 9%, कह नहीं सकते 4%। 87, 9 और 4, यानी कि पूरा देश एक मत है कि अब चीन से पुराना बदला चुकाने का भी वक्त आ गया है। पुराना बदला यानी कि 62 का दर्द, पुराना बदला, इसको आप 10 बार सोचें तो आपको याद आएगा 62 का दर्द, क्योंकि हमने हर युद्ध जीता है, हर युद्ध, लेकिन 62 चुभता है अभी भी। और सीधे मैं जनरल सेना के पास चलूंगा और उसके बाद युक्तेश्वर जी और शरद जी आपके पास। जनरल सेना, पुराना बदला चुकाने का वक्त आ गया है, लेकिन पुराने बदले के लिए पुराने से कितनी बेहतर तैयारी है? क्विकली बताएं सर, स्प्लिट स्क्रीन मिले जनरल सेना को। देखिए निशांत जी, जो ये कह रहे हैं कि 87% हमारा ये है कि अभी वक्त आ गया है। ये देखिए, पोस्ट कोविड के समय यदि आपने ये मौका खो दिया तो आप यकीन रखिए कि ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। हम ये नहीं कहते बदले की भाव, एक वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्टिंग हो रही, एक वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है। सर, इसको थोड़ा डिटेल में बताएं। सिन्हा साहब, आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। आपने स्टेटमेंट दिया है कि इससे बेहतर मौका नहीं आएगा पोस्ट कोविड। थोड़ा इसको डिटेल में समझाएं मुझे, क्योंकि एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है ये। देखिए, पूरे विश्व के अंदर में पोस्ट कोविड के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज आउट हो रहा है, जिसमें चाइना चाहता है कि वो अमेरिका से ज्यादा टेक ओवर करे। ये सारी चीजें जो हैं, जो आपने देखा है, मसला पैदा हुआ है जिसमें बायोलॉजिकल वॉरफेयर का भी हिस्सा आता है। उन्होंने 2 शिप जो अमेरिका के हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर को भी कोविड के दौरान संक्रमित कर दिया था, मगर वो चेंज हो चुका है। वस्तु स्थिति चेंज हुई है। पोस्ट कोविड के समय भारत एक बहुत सशक्त पोल की तरह उभर के निकलने वाला है। इसमें जरूरत क्या है? जब आप देखते हैं मिलिट्री ऑप्शन, सर मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, और मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। दोनों चीजें साथ हैं, ये अलग नहीं है। जब आप 21% दिखा रहे हैं और 35% सर्जनहार साहब बैठे हैं, कोई भी जब पोलर इमर्ज होता है तो ये 2 चीज नहीं है।
देखिए टीट होती है। युक्तेश्वर जी स्टैंड बाय, मेरा बड़ा सवाल आ रहा है सर। जनरल सिन्हा, सॉरी, आपने जो बात बोली है, आई डोंट नो हाउ इट इज कोरिलेटिंग, कैसे हो रहा है ये, इट्स सो कोइंसिडेंटल, लेकिन बड़ी खबर, नेटो का चीन पर बड़ा बयान, बिग स्क्रीन पर ये ब्रेकिंग दिखाएं। चीन शांति की कोशिश नहीं कर रहा है, नेटो ने कहा है। चीन की हर हरकत पर कड़ी नजर, नेटो का एक और बड़ा बयान, पहले से ज्यादा नेटो के रडार पर चीन। मनीष झा, इंटरनेशनल प्रेशर बनना शुरू हो गया है और उससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है? मनीष, क्विकली बताएं मुझे। जी हाँ, देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल नेटो में अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव है, राजदूत हैं, उन्होंने कहा कि नेटो बहुत ही गंभीरता के साथ एक एक हरकत पर चीन की नज़र रख रहा है और चीन शांति के लिए खतरा महसूस हो रहा है। तो जाहिर है कि चीन पर अब जो नेटो, जो कि कोल्ड वॉर के समय यूएसएसआर के लिए सोवियत संघ के खिलाफ तैयार की गई थी, वो पूरा जो फोर्स है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन मानते हैं, वो अब चीन के खिलाफ लामबंद करने में जुटा है। लेकिन बात यही नहीं है, बात यह है कि अगर आप सोचिए कि नेटो के साथ इंडो पैसिफिक का जो अलायंस है, वो कि अगर जुड़ेगा तो कितना बड़ा अलायंस तैयार होगा। मुझे लगता है कि जो हालत एक समय में हिटलर की जर्मनी का था, वही कमोबेश आज की तारीख में शी जिनपिंग के चीन का होने वाला है, जहां पर कि इंडो पैसिफिक अलायंस के सभी देश, मनीष रुकिए एक मिनट, क्योंकि आप जो बता रहे हैं, मैं क्विकली यहां पर जाऊंगा। युक्तेश्वर जी, वर्ल्ड प्रेशर, अमेरिका के क्या स्टेटमेंट था कि हम संवेदना व्यक्त करते हैं, किसके लिए? भारत के जो सैनिक शहीद हुए। आज जब उनकी मुलाकात हुई माइक पॉम्पियो और चीनी विदेश मंत्री की जो बातचीत हुई, उसमें भी उन्होंने बहुत कंट्रोल्ड स्टेटमेंट दिया कि वी हैव टॉक्ड अबाउट मल्टीपल इश्यूज, और हमने बात की साउथ चाइना सी पर। नेटो ने यह कर दिया। युक्तेश्वर जी, क्या चीन घिरता जा रहा है अपनी अननेसेसरी आक्रामक रुख के लिए, एग्रेसिव पॉलिसी के लिए? जी बिल्कुल। भारत में अब यह है कि भारत वर्ष की जनता अब चाह रही है कि ये दिल मांगे मोह। क्या बात है, वाह। चीन का क्या है कि अब जाने दो सैया, अब मुझे छोड़ दो, ये स्थिति आ गई। तो क्यों आई है? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और सुबह भी मैंने आपके चैनल पे दिखाया था। ये देखिए, मैं चीन पे काम करता हूं, ये चाइनीज में है। वहां पे क्या हुआ था 1978 के बाद में चीन में, ये बहुत समझने की जरूरत है कि चीन में एक चाइल्ड पॉलिसी थी, तो हर एक फैमिली में केवल एक बच्चा कर सकते थे। वो 2016 से उसमें कम हो गया है। तो उससे क्या हुआ कि जो गरीब तबके के लोग हैं, वहां पे जो जवान हैं, उनके परिवार में केवल एक ही बच्चा होता है। अब वो शहीद होना नहीं चाहते हैं। तो ये मैं बार बार दिखाना चाहूंगा, और आपको मैं एक दूसरे वीडियो से भी, ये दूसरा वीडियो भी आपको दिखा सकता हूं, जिसमें ये चीन कैसे वहां पे लोग, वहां की उनकी माँ, उनकी जो गर्लफ्रेंड है, काफी लोग तो उनकी शादी नहीं हुई है जवानों के, वो बोल रहे हैं कि प्लीज अब घर आ जाओ, मैंने 1 महीने से मैंने तुमको देखा नहीं है। तो चीन का जो मैं सुबह से लेकर के शाम तक जो चाइनीज में देखता रहता हूँ, और मैंने आपके साथियों को भी भेजा था। हालांकि मैं पत्रकार नहीं हूँ, जैसे सुबह में बोला था कि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय, शांति निकेतन में पढ़ा चुका हूँ, और अभी यहाँ पे भारतीय है, यही हमारे लिए बहुत है। और चीन के ऊपर अच्छी राय रखते हैं, कम्युनिस्ट हैं, ये बहुत है। और मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, फिर भी चाइनीज कैसे उनकी हालत हो गई है। तो ये जो मैंने बताया कि भारत में कि अब दिल मांगे मोर है, और चाइना में क्या है कि अब जाने भी दो सैया। तो अब यही है चीन का हालत। रही बात आज की भी, तो कल चूंकि भारत का यूएन नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है, और ये 8वीं बार अब बना है, तो इससे चीन बिल्कुल घिरता हुआ जा रहा है। घिरता तो ऐसे जा रहा है, आप जो बता रहे हैं। शरद कोली साहब तैयार रहिए, मेरे पास एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। भारत में बॉयकॉट चीन पर बहुत बड़ा फैसला इस वक्त फुल स्क्रीन पर दिखाएं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रेलवे ने चीनी कंपनी का ठेका रद्द किया। रेलवे ने 471 करोड़ का ठेका रद्द किया। बीएसएनएल, एमटीएनएल में चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक। कुछ और मंत्रालय बॉयकॉट पर ले सकते हैं फैसला। भारत में बॉयकॉट चीन पर बहुत बड़ा फैसला। रेलवे ने चीनी कंपनी का ठेका रद्द किया। रेलवे से 471 करोड़ का ठेका रद्द किया गया।
BSNL, MTNL में चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक। वेरी क्विकली शरद कोहली साहब, आपका इस पर क्या रिएक्शन है? बहुत क्विकली बताइए मुझे। देखिए, चीन को यह संदेश भेजा जा रहा है कि वो जो कुछ कर रहा है हरकत उसकी कतई ही स्वीकार नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जो अभी लद्दाख में हुआ है, गलवान में जो हुआ है, उसके पीछे कारण क्या है। चीन आर्थिक दृष्टि से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। चीन की जो सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार है, उसका वर्चस्व इसी वजह से था कि वहां की जनता को उसने सिद्ध किया था कि देखिए, हमने 30 साल में हमने आपको दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बना दिया। आज जब उसको यह नजर आ रहा है कि हमारे हाथ से वो गद्दी छिन रही है, क्योंकि सारे बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी कंपनीज वो अपना वहां से बोरी बिस्तर समेटना चाहती हैं, इस असुरक्षा को लेके निशान उसने ये हरकत करी है। उर्दू में शेर होता है निशान, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। उसने कहा कि हम तो डूबेंगे, हम भारत के साथ कुछ ऐसी शैतानी कर दें जिससे कि वो कंपनी, वो निवेश भारत में भी ना आ पाए। मुझे लग रहा है सबसे बढ़िया तरीका चीन को सबक सिखाने का आर्थिक तौर पे यह है, जिस आत्मनिर्भर अभियान की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है, अगर वो आत्मनिर्भर अभियान जमीनी तौर पर सामने आ जाए, वो सारी कंपनीज, वो सारे देश, विकसित देश जिन्होंने चीन को अपना अड्डा, अपना घर बना रखा था, फैक्ट्रियों के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, वो सारे के सारे निशान भारत चल के आ जाएंगे। सबसे अच्छा भारत में अगर उसका जनरल चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास अभी तक नहीं गया और उनका ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा था। जनरल चतुर्वेदी सर, मुझे एक बात बताइए, दर्द कहां ज्यादा होगा चीन को, आर्थिक स्तर पर या युद्ध स्तर पर? क्योंकि तैयारी के लिहाज से देखा जाए तो युद्ध की तैयारी उनकी है नहीं और आर्थिक दृष्टि कमजोर है अभी। दर्द तो चीन को दोनों दृष्टि से होगा, लेकिन हमारे को एज स्ट्रॉन्ग एंड एक एथिकल पावर होने के नाते हिंदुस्तान को पूरा मल्टी प्रोंग अटैक करना चाहिए चीन के ऊपर। उसमें इकोनॉमिक भी होना चाहिए, उसमें पॉलिटिकल भी होना चाहिए, उसमें मिलिटरीली भी होना चाहिए, और जिस तरह से भी हम चीन को आइसोलेट कर सकते हैं, वो ऑलरेडी आइसोलेटेड है। आज आपने देखा कि जब परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए 184 देशों ने इंडिया का सपोर्ट किया है। ये बिल्कुल बताता है कि किस तरह से इंडिया की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और चीन के प्रति कितने लोगों का एक जो उनकी थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है, और एक घृणा का, मैं जरा स्ट्रॉन्ग शब्द यूज कर रहा हूँ, घृणा की दृष्टि से वो लोग उनको, चीन को देख रहे हैं, क्योंकि उसके सारे व्यवहार अनैतिक हैं और बिल्कुल अविश्वसनीय एक देश की तरह, और एक इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना हरकतें करता है। सुनकर हैरान होंगे, मैं एक चीज यहां पर ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ रहा हूं बॉयकॉट चाइना को लेकर, और ये देखें, ये है भारत की ताकत। हमारे देश की जनता जरा देखे इसे, फुल स्क्रीन पर बड़ी खबर, बॉयकॉट चाइना से घबराया चीन, सीमा विवाद का आर्थिक मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, यह चीन का कहना है। दोनों देश विकास की नीतियों पर ध्यान दें, यह चीन का कहना है। भारत को बॉयकॉट चाइना पर रोक लगानी चाहिए, इसको कहते हैं दुम पर भी पांव रखा और गर्दन भी दबा दी। यह है, यह देखिए ड्रैगन की, यानी सीधे तौर पर इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने। मैं आने वाला हूं अभी मेरे साथ मेरे खास मेहमानों पर, लेकिन इसके साथ फुल स्क्रीन पर हमारे जितने भी मेहमान हैं, और अभिषेक आप मत जाइएगा क्योंकि लास्ट टेक सरहद से मैं आप ही से लूंगा, आप तैयार रहिएगा और पूरी अपनी आंखों देखिए, एक बार समझाइएगा। लेकिन शरद जी वेरी क्विकली इस पर रिएक्शन, क्योंकि मेरा अगला सर्वे पॉइंट इसी पर है। शरद जी क्विकली, और पुष्पेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं सर। शरद जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो वॉल पे खबर चलाई है, ये कुछ ऐसा ही है निशान कि आइए हम आपसे गले मिलेंगे, पर पीछे से हम आपको छुरा भोंकेंगे कि किस विकास नीतियों की चीन बात करता है। अगर ये विकास नीतियां उसको ऐसी हरकत करने का मजबूर करती है या ऐसी हरकत करते हैं, मैं समझता हूं ये कोई विकास नीति और ये एक साथ नहीं चल सकती। आपको जिस दिल से आप गले मिल रहे हैं वही आपके दिल में मंशा होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं दोनों देश एक साथ विकास करें तो ऐसी घिनौनी हरकतों से चीन को दूर रहना होगा। ये दोहरी नीति कतई ही नहीं चलेगी। चीन और भारत दोनों इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, दोनों के बीच में $86 बिलियन का बाइलेटरल ट्रेड होता है निशान, जिसमें से $70 बिलियन चीन से आयात किया जाता है, कुल $16 बिलियन भारत से निर्यात किया जाता है। जस्ट होल्ड योर थॉट शरद जी, चीन के मेरे पास एक मिनट, क्योंकि इसी को सब्सटैंशिएट कर रहा है। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग के बाद तुरंत टॉस ओवर करें आप बिग बॉल पर, और पुष्पेश सर मैं आपके पास आ रहा हूं।
तुरंत यहां पर दिखाएं स्क्रीन पर जो हमारा इस सर्वे का लास्ट सवाल है, TV9 भारतवर्ष का सबसे पहला सर्वे देश में। क्या आप चाइनीज सामानों के संपूर्ण बहिष्कार के लिए तैयार हैं? 85% हां। 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी में 85% जब हां बोलती है तो पूरी दुनिया थर्रा जाती है। नहीं 13%, कह नहीं सकते 2%। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर पुष्पेश जी मेरे साथ हैं। पुष्पेश सर, वो एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है सर। मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को इन दोनों एपिसोड्स को जोड़कर सर आप मुझे बताएं, प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कुछ गुजरात के बिजनेसमैन जो थे वो चीन में फंस गए थे और उनको रोका जा रहा था, और एक स्टेटमेंट ऐसा कुछ आया था कि अब हम चीन से कोई लेना देना नहीं रखेंगे। गुजरात में तुरंत उनको छोड़ा गया। क्या ये कुछ वही एपिसोड नहीं हो रहा है? पुष्पेश सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं सर? हाँ, आपकी आवाज बीच में थोड़ा कट रही थी, पर सवाल का अभिप्राय मैं समझ गया हूँ। मुझे लगता है देखिए, दो स्थितियों की तुलना करना बहुत सार्थक नहीं। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन दो काल परिखंडों में बहुत बड़ा परिवर्तन देश में और दुनिया में आया है। मगर जहां तक जब उन्होंने शी जिनपिंग का मेजबानी की थी साबरमती में, कुछ लोगों को आज वो लगेगा धोखा उनके साथ हुआ है। मगर मुझे लगता है कि विवेक की बात यह है कि आज की परिस्थिति में चीन के माल के बहिष्कार के लिए यदि 50% देश की जनता मन बना चुकी है, तो आने वाले दिनों में शायद ये संख्या 90%, 92% तक पहुंच जाएगी। और हमें ये बात मानकर चलनी चाहिए कि हमारे और चीन का आर्थिक विकास एक साथ नहीं हो सकता। खाद्य सुरक्षा हो, ऊर्जा सुरक्षा हो, सामरिक सुरक्षा हो, राजनयिक प्रतिस्पर्धा हो, हर मोर्चे पर चीन हमारा प्रमुख प्रतिद्वंदी है। तो हमें अपने पड़ोसियों को साथ रखकर, पाकिस्तान तो चखर चीन की गोदी में बैठा रहेगा, मगर बाकी पड़ोसियों को अपने साथ कर हमें शायद चीन से अलग अपने विकास के बारे में सोचना पड़ेगा, और पिछले वर्षों में जो निर्भरता हमारी व्यापार पे पड़ी है उसे घटाना होगा। मैं इस वक्त एक बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं। अशोक सज्जनार सर, आप मेरे साथ स्टैंड बाय पर रहिए। मनीष, आपकी खबर है, तुरंत दिखाएं। भारत अमेरिका की नजदीकियों से डरा चीन, भारत LAC विवाद से अमेरिका को दूर रखे। ग्लोबल टाइम्स ने कहा भारत चीन को अमेरिकी दखल की जरूरत नहीं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा। मनीष, ये तो पत्तों की तरह थर्रा रहे हैं। योर टेक मनीष। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक चीन अपने यहाँ जो मारे गए सैनिक हैं गलवान घाटी के, उसकी संख्या तक सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि इसकी वजह से जब अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और चीन के डिप्लोमेट यांग जेची के बीच मुलाकात होती तो कहीं अमेरिका इसका एडवांटेज ना ले ले। इस हद तक चीन डरा हुआ था, और अब चीन को यह लगता है कि जैसे जैसे यह मामला बढ़ेगा, भारत को समर्थन देने के लिए अमेरिका और दूसरे देश आगे आएंगे, और इस बात से चीन इस हद तक खौफजदा है कि चीन लगातार इस बात को कह रहा है कि हमारे बीच का मामला है, इसमें आप प्लीज अमेरिका को मत लाएं। अशोक जी, मुझे एक बात समझाइए सर प्लीज, क्या भारत ने इनिशियल टैक्टिकल मूव्स में एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव अपने फेवर में कर लिया है? जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं। देखिए, जो पहले हम बात कर रहे थे, जो भारत के पास बहुत विकल्प हैं, और जो जितना मुझे आपने समय दिया था उसमें मैंने कहा था एक अपना मिलिट्री पोस्चर हमको रखना है बॉर्डर्स पर, LAC पर। दूसरा मैंने कहा था आर्थिक तरीके से, क्योंकि आर्थिक जो बात है वो उसकी दुखती रग है। क्योंकि जैसे आपके एक और पैनलिस्ट ने भी बताया है, वो ये बताया है जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी अपने देश में इस प्रकार से एस्टैब्लिश कर चुकी है जो वहां पर लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, परंतु अब कोविड के होते हुए उसकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ही ढीली पड़ चुकी है। इसीलिए उसे भारत का जो मार्केट है बहुत चाहिए, परंतु उसके साथ साथ जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, जो भारत के लिए एक्सटर्नल बैलेंसिंग है, भारत के बहुत मित्र हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, जैसे आपके और पैनलिस्ट ने कहा चीन इस समय
बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है, बिल्कुल आइसोलेटेड हो गया। और मेरे विचार से यही एक कारण है जो पूरी दुनिया में ऐसे, चाहे साउथ चाइना सी, हांगकांग, ताइवान, भारत के साथ ऐसा वो अशोक सर, मैं आई वुड वांट टू लिसन टू यू मोर। मैं आपको ज्यादा सुनना चाहूंगा क्योंकि आप जो डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं वो बहुत मैटर करती है, बट मेरे पास समय का कंस्ट्रेन है और मैं अपने दर्शकों को सीधे सरहद पर लेकर जाऊंगा। हमारे सरहद के जो जाबाज हैं उनके पास, उनका नाम है अभिषेक उपाध्याय। इनके बगल में शॉट्स दिखाइए जो डिप्लॉयमेंट के हैं। और अभिषेक, एक बार फिर से 30-40 सेकंड में बताइए, अपनी आंखों देखी क्या क्या देख रहे हैं आप वहां पर? सारे पहाड़ दिखाइए, खुद बताइए क्या देख रहे हैं आप, क्विकली अभिषेक। निशांत, देखिए अभी जो आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये पूर्वी लद्दाख की तस्वीर है और यहाँ से ये जो पहाड़ है इनके बीच से रास्ता गुजरता है। इस रास्ते से होते हुए हम आज दौलत बेग ओल्डी की तरफ जो रास्ता जाता है पैंगोंग होकर के वहां तक हम गए थे। रास्ते पर दो चीजें, पहली बात तो ये कि इन्फोर्समेंट है, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 3300 किलोमीटर की सड़कें हैं। ये बात याद नोट करने वाला है निशांत। अरुणाचल से लेकर के लद्दाख तक 3300 किलोमीटर की सड़कों का जाल बिछा दिया गया और इनके जरिए किसी भी मौके पर भारत की सेना और उसका साजो सामान किसी भी मौके पर फॉरवर्ड लाइन पर पहुंचाया जा सकता है। सबसे बड़ी चिंता के लिए चीन जो परेशान है आज की तारीख में, सबसे बड़ी बात यह है 6 घंटे में हिमाचल से इंफोर्समेंट आ सकता है यहां लद्दाख पर, और जहां पर मैं खड़ा हूं यहां से 45 मिनट के अंदर पहुंच सकता है फॉरवर्ड लाइन पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। तो 3300 सड़कें, 200 पुल, अरुणाचल से लेकर के लद्दाख तक सड़कों का जाल, और यहां पर जो मूवमेंट है आर्मी का जो मैं नोटिस कर रहा हूं, कुल मिलाकर के आप यूं समझ लीजिए कि चीन को चारों ओर से घेर लिया गया और हाई अल्टीट्यूड पे लड़ने में भारतीय उन पर 20 पड़ते हैं। ये खुद उनके ही सैन्य विशेषज्ञ मान चुके हैं। ये खबर खुद उन्होंने अपना विश्लेषण दिया था, वो भी हमने चलाई थी। तो कुल मिलाकर के चीन की स्थिति जो है वो यही है कि आज की तारीख में वो चाह रहा है कि मामला डिफ्यूज किया जाए, वो चाह रहा है कि इस मामले को अब बातचीत की टेबल पे लाकर के यही कहीं खत्म किया जाए। ये स्थिति चीन की हो गई है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। हमारे सभी मेहमानों का शुक्रिया, मनीष आपका शुक्रिया, सुमित है नहीं स्क्रीन पर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये शो खत्म करने से पहले आप सभी लोगों को दो चीज बताना चाहूंगा। फौज ने ड्रैगन की गर्दन दबा रखी है और हमारी व्यापार नीति और इंटरनेशनल कूटनीति ने उसकी दुम से खेलना शुरू कर दिया है। अब देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।